जो विषय है जिस पे हम लोग बात करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य और रोग की अवधारणा, और इसी में हॉलिस्टिक हेल्थ है। हेल्थ और हॉलिस्टिक हेल्थ, हेल्थ में हॉलिस्टिक शब्द जोड़ने से वो हो जाता है थोड़ा उस समग्र हो जाता है, समग्र स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य, इसकी अवधारणा और इसके साथ साथ रोग या आदि व्याधि की अवधारणा। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग योग के छात्र हैं और योग में को आजकल चिकित्सा के उद्देश्य से भी हम लोग योगाभ्यास करते हैं। कई बार आपके पास कुछ ऐसे लोग आते हैं जो किसी न किसी शारीरिक समस्याओं से या मानसिक समस्याओं से ग्रसित होते हैं, या उस समस्या का निदान समाधान के लिए आपके पास आते हैं। तो हमें उस समस्याओं को समझना होता है और उन समस्याओं का जो समाधान है, सॉल्यूशन है, वो हमें योग के माध्यम से हम करने की कोशिश करते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में योग की भूमिका एक अलग भूमिका होती है। सामान्यतः योग को आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो योग की 3 भूमिकाएं हैं। पहला तो हेल्थ प्रमोशन के लिए योगाभ्यास करते हैं। हेल्थ प्रमोशन का यहाँ पे आशय है कि स्वास्थ्य संवर्धन, हम अपने स्वास्थ्य, रोगों से अपने शरीर की रक्षा करें और अपने स्वास्थ्य का जो स्तर है, जो लेवल है, उस लेवल को और थोड़ा इम्प्रूव करें और उसमें सुधार लाएं। तो ये पक्ष को हेल्थ प्रमोशन कहा जाता है, स्वास्थ्य संवर्धन। तो आप अगर आज योगाभ्यासी, जो लोग योगाभ्यास करते हैं, उनका एक सर्वेक्षण करें तो आप पाएंगे कि योगाभ्यास के पीछे का उद्देश्य जो है स्वास्थ्य संवर्धन है। दूसरा जो उद्देश्य है वो है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन वाला एस्पेक्ट्स। प्रिवेंशन मीन्स बचाव, प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस। प्रिवेंशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, कोई समस्याएं, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्याएं आ जाए, और तब हम उसका निदान, उसका समाधान ढूंढते हैं, तो उसमें हमें कई स्तर पे परेशानियां होती है। आर्थिक स्तर पे, स्वास्थ्य के स्तर पे, और इस तरह से हमारा जो आजकल हम लोग जानते हैं कि जो मेडिकल बजट है वो कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो जब हम बीमार होते हैं तो हमारी जो वर्किंग आउटकम है, जो काम करने की हमारी क्षमता है, वो कम हो जाती है। हमें छुट्टी लेनी होती है जॉब से, या हम अपने काम से नहीं कर पाते हैं, शरीर असमर्थ होता है। तो इसका प्रभाव कई स्तर पे पड़ता है। तो क्यों ना हम रो बीमार होने से बचें
ऐसा कुछ उपाय करें, ऐसा कुछ हम अपने दिनचर्या में शामिल करें, चाहे हमारा आहार विहार हो, हमारी दिनचर्या हो, उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, उसको रूपांतरित करें, उसमें परिवर्तन लाएं, ताकि हम अधिकांश रोगों से बच पाएं, बीमार होने से अपने आप को बचा सके। तो बीमार होने से बचाने की जो प्रक्रिया है, जो उपाय है, वो क्या कहलाती है? उसी को हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स बोलते हैं, बचाव के पक्ष, बचाव पक्ष, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स। तो दूसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि रोग से अपनी रक्षा कैसे की जाए, सॉरी, तो प्रिवेंशन के लिए भी लोग योगाभ्यास करते हैं। तो इसको हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स कहते हैं। और तीसरा जो पक्ष है वो है क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स। यदि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया है, कोई स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी हो गई है, तो उन गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, उस समस्याओं को दूर करने के लिए योग कैसे सहयोगी हो सकता है, सहायक हो सकता है? योग के माध्यम से हम कैसे अपने स्वास्थ्य को सुधार कर सकते हैं, स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं? तो स्वास्थ्य सुधार में के लिए जो योग अपनाते हैं वो क्या है? क्यूरेटिव पक्ष है, उपचारात्मक पक्ष है। योग से हम उपचार करते हैं। आजकल विशेष तौर पे जो जीवन शैली, हमारी जो जीवन शैली है, इस जीवन शैली में जो आधुनिकता कह लें, या जो कुछ हमने परिवर्तन अपने जीवन में किया है, चाहे वो खान पान है, रहन सहन है, उन जीवन शैली में परिवर्तन की वजह से भी कई तरह के समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल रहा है। इन समस्याओं को वैज्ञानिकों ने, जो हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, उन्होंने नाम दिया है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। मतलब जिस डिसऑर्डर्स का कारण लाइफस्टाइल है, जो हमारी जीवन शैली, फॉल्टी लाइफस्टाइल के कारण जो रोग, जो व्याधि, जो समस्याएं होती है, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को रिवर्स करने में, करेक्ट करने में, सुधार करने में योग बहुत ही सक्षम है। उन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में कई तरह के डिजीजेस आप लोग जानते होंगे, पढ़ते होंगे। जैसे आजकल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में हार्ट डिजीज है, कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है। ओबेसिटी से, मोटापा से की वजह के कारण से जो रोग समस्याएं आती है, जैसे आर्थराइटिस है, हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, डायबिटीज है, ये सारी जो समस्याएं हैं, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के रूप में इसको माना जाता है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को सुधार में भी योग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका योग की है। ऐसे कई शोध कार्य हुए हैं, जो शोध पत्र के निष्कर्ष ये बताता है कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है उसमें योग उपयोगी है, बड़े ही उपयोगी है उसको सुधार करने में। तो अभी हमने चर्चा की कि योग आजकल वर्तमान में योगाभ्यास करने के पीछे जो उद्देश्य है, उन उद्देश्य को हमने 3 भागों में अभी विभाजित करके, क्लासिफाई करके हमने अभी चर्चा की। पहला, हेल्थ प्रमोशन, स्वास्थ्य संवर्धन। दूसरा, हेल्थ प्रिवेंशन या प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, स्वास्थ्य का बचाव। और तीसरा इसका उपचारात्मक पक्ष है, जो हम उपचार करते हैं, क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स है। अब आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ।
तो स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य को अगर हम समझना चाहें तो हम मुझे लगता है कि हम सब थोड़े बहुत स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, लेकिन और अगर इसको विस्तार से अगर समझना चाहें कि अलग-अलग जो हमारी ज्ञान विज्ञान की पद्धति है, जो सिस्टम्स ऑफ नॉलेज है, उस सिस्टम्स ऑफ नॉलेज में स्वास्थ्य के को अलग-अलग व्याख्या की गई है। जैसे आप अगर आयुर्वेद में जाएंगे तो आयुर्वेद क्या है? अपने आप में आयुर्वेद मतलब विजडम ऑफ लाइफ, जो जीवन एक तरह से जो है आयु का विज्ञान है। सबसे प्राचीनतम भारतीय ज्ञान विज्ञान की पद्धति है आयुर्वेद। और आयुर्वेद में स्वास्थ्य की बहुत ही बृहद, बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। विस्तृत जो है स्वास्थ्य की विवेचना की गई है अलग अलग आचार्यों ने, चाहे वो महर्षि चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट है, और भी आचार्य हैं। उन्होंने बहुत ही विस्तार से इसकी विवेचना की है। और आयुर्वेद एक ऐसा अद्भुत स्वास्थ्य विज्ञान है, यह प्राचीनतम भारतीय ज्ञान विज्ञान है, जिसका उद्देश्य ही है स्वास्थ्य की रक्षा करना। आयुर्वेद के आचार्यों ने आयुर्वेद का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो बताया है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। और उसके बाद उन्होंने बताया कि आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम का मतलब ही होता है टू प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ हेल्दी पर्सन। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, निरोग व्यक्ति निरोग कैसे, पूरे जीवन भर निरोग कैसे रहे, इसके लिए क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए, उन उपायों का विस्तृत विवेचना, विस्तार से उसका जो है व्याख्या, उसके उपाय बिंदुवार हमारे आयुर्वेद में बहुत ही विस्तृत उसका वर्णन किया गया है। आप आयुर्वेद के ग्रंथ में देखेंगे तो एक एक आयुर्वेद के ग्रंथ में एक सेक्शन है अलग, जिसका नाम है स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त जो है, ये पूरी की पूरी जो है व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए क्या क्या हमें दिनचर्या अपनानी चाहिए, किस तरह के हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या जो है हमें किस तरह के हमें व्यवहार, आचार विचार, आहार विहार करना चाहिए, इसका बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन मिलता है। और इसका नाम दिया गया है स्वस्थ वृत्त। ये स्वस्थ वृत्त जो है, इतना विस्तृत विवेचना किसी भी चिकित्सा विज्ञान में नहीं मिलता, चाहे वो पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान हो या अन्य चिकित्सा विज्ञान, जितना कि आयुर्वेद में, हमारे प्राचीनतम जो आयुर्वेद की परंपरा है, ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, उसमें इसके बारे में बताया है। आप वाग्भट ऋषि के जो अष्टांग हृदय है, उसको आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें तो इसका विस्तार से वर्णन आता है। जो स्वस्थ व्रत है, इसमें दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, ऋतुचर्या है, ये सब बताए गए हैं। मतलब दिनचर्या, दिन में उठने उठने से, सुबह जगने से लेके और रात में बिस्तर तक जाने तक हमें किस तरह का कैसे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों को अपनाना चाहिए, ये दिनचर्या के तहत आता है। रात्रिचर्या बताए गए हैं, उसी तरह से डे रिज्म है, नाइट रिज्म है, और ऋतुचर्या बताई गई है, जो सीजनल रिज्म है। अलग अलग सीजन में हमें कैसे, हमारा खान पान क्या होना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, इसका बहुत ही विस्तृत विवरण किया, विस्तार से इसकी व्याख्या की गई है। इसमें टिप्स दिए गए हैं कि कैसे है। ऋतुचर्या में अलग, हमारे भारत देश में अलग अलग ऋतुएं होती है, सीजन्स होते हैं।
जैसे कि अभी हम लोग वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है। इस वर्षा ऋतु के बाद फिर शरद ऋतु आएगा, और भी अलग अलग ऋतुएं होती हैं। तो इन ऋतुओं में हमारा जो रहन सहन है, खान पान है, ये कैसा हो, तो ये सब चीजें विस्तार से बताई गई है। तो स्वस्थ वृत्त विज्ञान जो है, ये पूरे के पूरे जो है, ये स्वस्थ रहने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए, जिसको आजकल आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में हाइजीन कहा गया है। हाइजीन, हाइजीन मतलब उसको वो लोग बहुत ही, हाइजीन जो है बहुत ही एक तरह से जो है लिमिटेड, हमें जो है बहुत ही सीमित दायरे में कुछ चीजें बताती है कि आपको हाइजीन में क्या क्या चीज करना चाहिए। साफ सफाई रखनी चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत सफाई हो, शरीर की सफाई हो, या अपने अपने एनवायरनमेंट, अपने जो आसपास की चीजें हैं, घर की है, ये सब की सफाई कैसे रखनी चाहिए, भोजन की सफाई। लेकिन आयुर्वेद में बहुत ही जो है विस्तृत इसकी जानकारी दी गई है। तो ये जो हाइजीन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम हाइजीन को, स्वस्थ वृत्त को अपनाएं, तो इससे स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। अब स्वास्थ्य शब्द जो है, ये अपने आप में बहुत ही गूढ़ अर्थ रखता है। स्व में स्थित होना, इसको अगर इसका आप संधि विच्छेद करें, इस वर्ड को फ्रैगमेंट करें, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालें, तो इसका मीनिंग क्या है? स्व में स्थित होना। स्व मीन्स हम जानते हैं, स्व मीन्स आत्मा, स्वयं, अपने आप में स्थित होना। ये इसका लिटरल मीनिंग निकलता है स्वास्थ्य का। यानी व्यक्ति का जो मौलिक परिचय है, मौलिक परिचय का मतलब जो हमारा, हम जो मौलिक रूप से जो हैं, उसको पहचाने, उसको जाने और उसमें स्थित रहें। इस तरह से इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन इसके कुछ परिभाषाएं भी दी गई है। जैसे आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषाएं मिलती है। उसमें कहा गया है आयुर्वेद में कि समदोष समाग्नि च सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। ऐसा एक श्लोक आता है सुश्रुत सूत्र में शायद। तो वहां पे ऐसा बताया गया है, स्वास्थ्य की परिभाषा ऐसे दी गई है कि स्वस्थ इत्यभिधीयते, कौन पुरुष, कौन व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ होने की क्या पहचान है, क्या संकेत है। तो उन्होंने ये सारे संकेत बताए हैं कि सम दोष समाग्नि च सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अब देखिए, हमारा अस्तित्व जो है वो केवल शरीर तक सीमित नहीं है। ये हम लोग भी जानते हैं, इसको हम महसूस भी करते हैं। हमारा जो अस्तित्व है, ये विभिन्न पक्षों से मिलके बना है। इसमें शरीर भी है, इसमें इंद्रिय भी है, जिसको हम सेंसस बोलते हैं, मन भी है, इसमें बुद्धि है, अहंकार है, आत्मा है। योग की दृष्टि से देखें तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा, ये सब सारे पक्षों से मिलके हमारा अस्तित्व बना हुआ है। कोई भी पक्ष अगर कमजोर हो जाए तो हम उसको स्वस्थ नहीं कह सकते हैं। जैसे शरीर से हम अगर सबल हैं और हमारी इंद्रिय अगर अक्षम है, ठीक से कार्य नहीं कर रही है, तो हम ऐसी स्थिति में स्वस्थ नहीं होंगे। हमारा जो मन है, मन संतुलित नहीं है, मन में व्यतिरेक है, मन में उलझन है, उलझाव है, तो भी हम स्वस्थ नहीं होंगे।
हमारी जो उचित अनुचित का निर्णय करने की क्षमता होती है, जो राइट एंड रॉन्ग परसेप्शन है, ये उचित नहीं है, डिसीजन मेकिंग सही नहीं है, तो ये भी हमारे स्वास्थ्य का एक पक्ष है। तो ये एक विशद जो है व्याख्या है स्वास्थ्य की। इसमें देखिए आयुर्वेद कहता है जो शारीरिक स्वास्थ्य है, इसके साथ साथ इंद्रिय, मन और आत्मा, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, आत्मा, इंद्रिय और मन जिसके प्रसन्न है और जिसके दोष, धातु और मल, ये तीनों क्या है, सम स्थिति में है, हार्मोनी में है, हार्मोनी स्टेट में, सर एक बार फिर से बता दीजिए। बैलेंस आत्मा, स्टेट में। इंद्रिय, मन। हाँ, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, आत्मा, इंद्रिय और मन जिस पुरुष का प्रसन्न है, यहाँ पे पुरुष से आशय कोई जेंडर का नहीं है, पुरुष का मतलब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, हम सब मनुष्य। तो वो कहते हैं आयुर्वेद का जो अवधारणा है स्वास्थ्य का वो ये है कि स्वस्थ कौन है, तो जिस व्यक्ति के शरीर में जो दोष, धातु और मल ये सम है, ये बैलेंस्ड है, और जिसकी इंद्रिय, आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न है, उस स्थिति में उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है। स्वस्थ इत्यभिधीयते, मतलब वही स्वास्थ्य की पहचान है, यही स्वस्थ है, स्वास्थ्य है। तो ये बहुत ही बृहद व्याख्या है स्वास्थ्य की। इतनी बृहद व्याख्या जो है ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, किसी भी शास्त्र में, किसी भी पौराणिक ग्रंथ में, किसी भी ग्रंथ में इतनी विशद विवेचना स्वास्थ्य के बारे में नहीं है। अब आप देखो, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, जो हमारे दुनिया में स्वास्थ्य से संबंधित जो जो भी सर्वेक्षण है या आकलन है, ये सब करती है विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो जिसको हम WHO भी बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये WHO भी स्वास्थ्य को परिभाषित करने की कोशिश किया है, और एक स्वास्थ्य की परिभाषा उन्होंने भी बनाई है, उनके जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने। वो कहता है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ, या हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी। इसका मीनिंग ये है कि स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति या शारीरिक अपंगता का नहीं होना मात्र नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग नहीं है और कोई रोग नहीं है, केवल इतने मात्र को हम स्वास्थ्य नहीं कह सकते हैं, स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते हैं। स्वास्थ्य क्या है? पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप स्तर पर भी वो व्यक्ति को ठीक होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, सबल होना चाहिए, तो उसको स्वास्थ्य नाम दिया है, स्वस्थ कहा गया है। तो WHO ऐसे परिभाषित किया है कि हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. तो आपको समझ में आया ये जो WHO का डेफिनेशन है, जो हमने अभी बताया कि स्वास्थ्य केवल रोग या व्याधि की अनुपस्थिति मात्र या शारीरिक अक्षमता मात्र नहीं है, अक्षमता की कमी, अनुपस्थिति मात्र नहीं है, यह पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ होना जो है ये स्वास्थ्य है। ये आधुनिक WHO की परिभाषा मैंने बताया। अब अगर योग की दृष्टि से हम सोचें कि स्वास्थ्य क्या है,
कि हम लोग योग के छात्र हैं, तो योग की दृष्टि से अगर देखें तो स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ किसे बोल कहेंगे। तो योग में हम लोग खास करके जो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है, जो योग दर्शन है, जो हमारे योग के प्रमुख ग्रंथ हैं, उसमें महर्षि पतंजलि कुछ सूत्र के माध्यम से, वैसे स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने कुछ नहीं, कोई विशद चर्चा नहीं है, लेकिन उसने योग के क्रम में कुछ चीजें बताई है। जैसे उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति योग में स्थित नहीं है तो वो क्या है, जो चित्त की वृत्तियां है उसी को अपना स्वरूप मान लेता है। यानी जिसके चित्त में जितनी वृत्तियां होगी, जिसका चित्त जितना कसाय कलमश से भरा होगा, वो व्यक्ति उतना ही क्या होगा, रोगग्रस्त होगा, व्याधिग्रस्त होगा। चित्त की निर्मलता ही क्या है, अगर आप इसको ऐसा उसको हम इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं कि जो चित्त की शुद्धि है, जो महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्ति का निरोध को योग कहा है, ये जो चित्त वृत्ति, जो हमारी चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो माइंड स्टफ है, उसमें जितने भी इस तरह के वृत्तियां होती है, इन वृत्तियों, ये जितनी मात्रा में ये वृत्तियां होगी, उतनी ही ज्यादा हम अपने स्वाभाविक, अपने जो हमारा जो स्वरूप है, उन स्वरूप से हम अनभिज्ञ होंगे, उन स्वरूप से हम अज्ञान या उससे हम दूर होंगे। तो चित्त की वृत्तियां का निरोध करना जो है, ये महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योग है। तो ये एक तरह से जो व्यक्ति अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करेगा, चित्त की वृत्तियों का क्षय करने की जो प्रक्रियाएं उन्होंने बताई है, चाहे वो क्रिया योग है, अष्टांग योग है, या और भी जो प्रक्रियाएं विधि उन्होंने बताई है, इन विधियों का अगर हम नियमित रूप से पालन करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो हम योग के जो उद्देश्य है, चाहे वो समाधि है या इसको हम प्राप्त करते हैं, और इसके साथ साथ हम अपने समग्र स्वास्थ्य को भी प्राप्त करते हैं। जो हमारा हॉलिस्टिक हेल्थ है, ये हॉलिस्टिक हेल्थ को हम अचीव करने में योग, इस तरह से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। चित्त वृत्ति, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई लैंप है, और उस लैंप की जो लौ है, जो ज्योति है, वो एक शीशे से ढका हुआ है, और जो उसका शीशा है, जो आवरण है, अगर उस शीशे को हम बराबर साफ सफाई करते रहे, तो उस जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो हमें समुचित मात्रा में दिखाई देता है, उस प्राप्त होता है, महसूस होता है। लेकिन अगर उस शीशे को हम साफ सफाई ना करें और उसको हम वैसे ही छोड़ दें, तो धीरे धीरे उस पे क्या होता है, मल, धूल, कालिख, ये सब जमते जाता है, और उसकी परत दर परत जमते जमते जो है, इतनी मोटी परत हो जाती है कि जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो बाहर नहीं आ पाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, हमें पता नहीं चलता। भले ही वो ज्योति जल रही है, वो प्रकाशित है, लेकिन उसके प्रकाश की अनुभूति नहीं हो पाती है। तो हमें उसके लिए क्या करना होता है कि हम उसकी साफ सफाई नियमित रूप से करते हैं। ऐसे ही हमारे योग के आचार्य ऋषि ने कहा है कि हमें जो है नियमित रूप से योगाभ्यास करते रहना चाहिए, अगर हम अपने आध्यात्मिक, अपने जीवन
का समुचित विकास करना चाहते हैं, समग्र विकास करना चाहते हैं, तो योग के जो विभिन्न विधाएं बताई गई है, विभिन्न जो अभ्यास बताए गए हैं, उसको अपने गुरु के निर्देश में, मार्गदर्शन में उसका अभ्यास करना चाहिए, उत्तरोत्तर अभ्यास करना चाहिए। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र के माध्यम से, आपने पढ़ा होगा, उन्होंने बताया है कि निरंतरता होनी चाहिए। स्वतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। स्वतु दीर्घ काल मतलब लंबे समय तक उसका अभ्यास, बिना निराश हुए, बिना हताश हुए, बिना अपने आप को निगेटिविटी में लाए हुए उसका अभ्यास करना चाहिए। स्वतु दीर्घ काल नैरंतर्य, लंबे समय तक लगातार और श्रद्धा युक्त होके उसका अभ्यास करना चाहिए। श्रद्धा युक्त का मतलब यहाँ पे स्वतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो, विद डिवोशन उसका अभ्यास करना चाहिए। तो इससे योग मार्ग में सफलता मिलती है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो हॉलिस्टिक हेल्थ के लिए भी, चलिए, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे हेल्थ के बारे में, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम हॉलिस्टिक हेल्थ की भी चर्चा कर रहे थे। स्वास्थ्य से, आजकल आधुनिक विज्ञान में स्वास्थ्य की अवधारणा को अगर हम लोग देखें, तो हम पाते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य पे ज्यादा बल दिया जाता है। जो फिजिकल एस्पेक्ट्स है हेल्थ का, उस पे जितना एम्फेसिस किया गया है, उतना एम्फेसिस मेंटल हेल्थ को नहीं किया गया है, या कहीं कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को भी, हमारी जो मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक पक्ष है स्वास्थ्य का, उस पे भी उतना ही बल दिया जाना चाहिए। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य जो है, ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, क्योंकि एक दूसरे से गुथा हुआ है, ये एक दूसरे से क्लोजली एसोसिएटेड है। फिजिकल एंड मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ इज क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर। आपस में एक दूसरे से बहुत सह संबंध, नजदीक का बहुत ही क्लोज रिलेशन। आप उदाहरण से समझो कि आजकल आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य को प्रूफ करता है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से व्यथित है, मानसिक रूप से व्यग्र है, व्यथित है, चिंतित है, तनाव में है, और उसकी अगर दिनचर्या, उसकी जीवन शैली में ये चीज लगातार बना हुआ है, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है, ऐसे ऐसे कुछ फैक्टर है उनके जीवन में जो उसको लगातार उसको तनाव दे रहा है, या उस तनाव को वो दूर नहीं कर पा रहा है, उसको वो सुलझा नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से लंबे अंतराल के बाद उसमें शारीरिक लक्षण आने लगते हैं। मतलब जो शारीरिक स्वास्थ्य है, उस पे उसका प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव होने लगता है। स्ट्रेस बॉर्न डिजीज कहा जाता है। स्ट्रेस की वजह से, या स्ट्रेस एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, स्वास्थ्य, तनाव और तनाव जनित रोग नाम दिया है। तनाव के कारण जो है रक्तचाप का बढ़ जाना, लंबे समय के बाद हृदय रोग का होना, या मानसिक विभ्रम, या आपकी कंसंट्रेशन है, आपकी मेमोरी है, ये सब पे भी लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है, ये शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आप आपने कभी अपने जीवन में महसूस किया है कि नहीं किया है? कभी आप देखेंगे जब आपका मूड ठीक नहीं रहता है, आप बोलते हैं आज मूड ठीक नहीं है, सो कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो जो मूड ठीक नहीं है, ये मूड क्या है? ये आपकी मानसिक अवस्था है, मनस्थिति इसको कह सकते हैं। मनस्थिति जो है, ये आपकी शारीरिक स्थिति को सीधा प्रभावित करता है। आपकी शरीर सक्षम है, लेकिन मनस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए आप काम जो जितनी लगन से, जितनी तीव्रता से, जिस पोटेंशियल से आपको वर्कआउट करना, काम करना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका मूड ठीक नहीं। सो किसी
महापुरुष ने कहा है कि मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, यानी अगर आपकी मानसिक स्थिति जो मूड है, अगर वो मूड को आप संभाल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, तो आपकी परिस्थिति, जो सर्कमस्टेंसेस आपने क्रिएट किया है, उस सर्कमस्टेंसेस को भी आप बदल सकते हैं। तो मनस्थिति के बदलने से परिस्थिति अपने आप बदलने लगती है। If you change, if you modify your mood, if you modify your mental state, you can modify your circumstances. आप अपने परिस्थितियों को बदल सकते हैं। आपने स्वामी विवेकानंद के वक्तव्य सुने होंगे। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। कोई आपके भाग्य को न बिगाड़ सकता है न बना सकता है। भाग्य, हमारी जो डेस्टिनी है, उसका मेकर हम खुद ही हैं, उसको कोई दूसरा नहीं बना सकता। ऐसा स्वामी जी कहते हैं। और ये बहुत हद तक ये चीज, ये वाक्य, ये जो वक्तव्य है, ये स्टेटमेंट है, ये स्लोगन है, ये सत्य है। अगर आप अपनी मनस्थिति को अच्छी रखें, सही रखें, तो हम निगेटिविटी से भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, उसको शॉर्ट आउट, उसको कर सकते हैं, उससे अपने आप को दूर रख सकते हैं, उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, ये चीज जो है, ये ऐसा हम महसूस करते हैं अपने दैनिक जीवन में। मूड अच्छा रहता है तो हम अपने दिनचर्या, अपने काम, अपनी जिम्मेदारी, अपनी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो कमिटमेंट है, उसको हम ठीक से कर पाते हैं, सही तरीके से कर पाते हैं। तो ये बताता है कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं कि डोमिनेट करता है। आपके हेल्थ में जो मेंटल एस्पेक्ट्स है, ये फिजिकल एस्पेक्ट्स पे डोमिनेट करता है। आपने सुना होगा, कई बार आपने न्यूज में देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, जिसको आजकल एक विशेष शब्द दिया गया है, स्पेशली एबल पर्सन, जिसको हम लोग विकलांग बोलते हैं। ऐसे विकलांग व्यक्ति भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं, जिसको हम एक्सपेक्ट, इमेजिन नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते। आश्चर्य करते हैं कि जो शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति नहीं कर पाता है, वो विकलांग व्यक्ति कर जाता है। ये क्या है? ये उसकी मानसिक मजबूती है। ये मेंटली वो इतना ज्यादा बूस्टअप स्ट्रेंथ है मानसिक पक्ष की, शारीरिक पक्ष उसमें बाधा नहीं आ पाता, कोई हर्डल या कोई बैरियर नहीं ला पाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक पक्ष जो है, ये इम्पोर्टेंट है। आपको मैं बताऊं कि हमारे दो नेचर होते हैं। व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के दो नेचर है। एक बायोलॉजिकल नेचर है और एक उसका साइकोलॉजिकल नेचर। एक आपका क्या है, शारीरिक प्रकृति है, और एक आपकी मानसिक प्रकृति है, साइकोलॉजिकल नेचर है। शारीरिक परिस्थिति, शारीरिक प्रकृति क्या है, जो बायोलॉजिकल नेचर है, वो क्या है? वो ये है कि हमें भूख लगा तो हम भोजन करेंगे, प्यास लगा तो पानी पिएंगे, नींद लगा तो सो जाएंगे। ये क्या है? हमारा बायोलॉजिकल नेचर है। जो अर्ज आपको मिला, जो अर्ज आया, उस अर्ज के लिए आप उसको आप फुलफिल किया। भूख लग गई तो भोजन कर लिया, नींद आ गई तो सो गए। ये हमारा बायोलॉजिकल नेचर है। साइकोलॉजिकल नेचर क्या है? थोड़ा डिफरेंट है। ये बायोलॉजिकल नेचर पे भी डोमिनेट करता है। जैसे एक उदाहरण से मैं आप हम लोग समझते हैं साइकोलॉजिकल नेचर को। जैसे आपने भोजन कर लिया, आपने अपना लंच फिनिश कर लिया, पेट भर खाना खाया। अब ऐसी स्थिति में आपके सामने कोई आपके सबसे पसंदीदा कोई भोजन रख दिया जाए, कुछ ऐसे डिशेस आपके सामने रख दिए जाए। जैसे किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को और कुछ पसंद है। तो भले ही आपकी बॉडी, आपकी ब्रेन
जो है वो सेटाइटी फील कर रहा है, आप सेटाइटी फील कर रहे हैं। सेटाइटी का मतलब होता है कि आपका पेट अब फुल ऑफ स्टोमक, अब शरीर की डिमांड नहीं है, अब शरीर मांग नहीं कर रहा है कि और भोजन चाहिए। लेकिन चूंकि वो आपका पसंदीदा चीज है, कोई अच्छे फ्लेवर का आइसक्रीम आपको सामने रख दिया जाए तो आप ना नहीं कहेंगे, जरूर उसको भी खाएंगे। तो ये क्या है, ये आपका साइकोलॉजिकल नेचर। साइकोलॉजिकल नेचर का मतलब है कि वो बायोलॉजिकल नेचर पे डोमिनेट कर जाता है, मन कर रहा है ऐसा करने का। ये क्या है, साइकोलॉजिकल नेचर है। भले ही वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कई बार हम लोग ऐसे ऐसे चीज को भी ऑप्ट करते हैं, ऐसे चीज भी करते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि वो हमें अच्छा लगता है, पसंद है, तो हम उसको खा लेते हैं। भले ही हमारे मुझे या हम लोगों को पता है कि ये चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, फिर भी उसको खा लेते हैं। दैट इज द साइकोलॉजिकल नेचर। द साइकोलॉजिकल नेचर, मोस्ट ऑफ द टाइम साइकोलॉजिकल नेचर डोमिनेट ऑन ओवर योर और ऑन योर बायोलॉजिकल नेचर। बायोलॉजिकल नेचर पे हॉबी है, यही है मन हमारे शरीर पे हॉबी है। तो स्वास्थ्य जो है, इसके ये सारे पक्ष हैं। शारीरिक पक्ष है, शारीरिक पक्ष में जो आयुर्वेद है वो कहता है सम दोष समाग्नि च। आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं। ये दोष का मतलब आप डिफेक्ट मत समझो, ये डिफेक्ट नहीं है। ये दोष क्या है, आपके शरीर का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। उस दोष में क्या कहा गया है, उसमें वात पित्त और कफ, ये 3 प्रकार के दोष बताए गए शरीर में। वात का भी शरीर में काम है, पित्त भी अपना काम कर रहा है और कफ भी काम करता है। वात क्या करता है, मुख्य रूप से हमारे शरीर में जो कुछ भी मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट के पीछे के जो फोर्स है, जो कारण है, वो क्या है, वात तत्व है। पित्त जो है, ये हमारे आपके शरीर में जो उष्णता है, जो गर्मी है, उसको बरकरार रखने का काम पित्त का है, या भोजन का पाचन है, या मेटाबॉलिज्म है, ये सब का काम पित्त का काम है। पित्त से यहाँ पे केवल बाइल का नहीं रिलेशन नहीं है, पित्त जो है इससे बियॉन्ड बाइल भी है पित्त। और कफ जो है ये शरीर का स्थूल हिस्सा है, बनाता है। तो तो आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के शरीर में वात पित्त और कफ, ये तीनों संतुलित है, वो व्यक्ति का शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा। तो ये दोष है, सम दोष समाग्नि च। अग्नि, आयुर्वेद में कई प्रकार के अग्नि बताए गए। हमारे शरीर में आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं कि हमारे आपके शरीर में अग्नि है, फायर है। आप कहेंगे सर फायर होता तो शरीर जल जाता, कहाँ है फायर? आप में से कोई बता सकते हैं कि फायर हमारे शरीर में कैसे है, किस रूप में है? सर, पाचन तंत्र की जब क्रिया होती है तो जो जठर अग्नि होती है, जो जठर रस निकलता है, वह भी एक तरह की अग्नि होती है, गुड, सही, बिल्कुल जो आपका कहना खाने सही को है। बचाने के लिए काम में आती है। हम्म। और कोई आप में से और कोई कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? नहीं, देखिए सर, अग्नि का गुण क्या है? हाँ, अग्नि का गुण क्या होता है, अग्नि का गुण होता है उष्मा, ताप, हीट। जहां पे आग है वहां पे क्या होगा, उष्मा होगी, गर्मी होगा, हीट होगा, होगा कि नहीं होगा? आग का ये क्या है, प्रकृति है, फायर की ये प्रकृति है। जहां कहीं भी आग है वहां पे गर्मी होगी, उसका नेचर है, प्रकृति है। अब यदि आप इसको लॉजिकली समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे आपके शरीर में क्या है,
गर्मी है कि नहीं, एक तापमान है, एक नियत तापमान है हमारे शरीर का, एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। एक हेल्दी बॉडी में एक शरीर अगर ठीक है तो आपके हमारे शरीर का तापमान नियत होता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में बताया गया है कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर, या 37 डिग्री सेल्सियस में उसको मेजर करते हैं तो ये होता है। तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर, ये जो ताप है, गर्मी है शरीर का, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है, अगर आयुर्वेद की दृष्टि से समझना चाहें तो शरीर में जरूर कहीं ना कहीं अग्नि है, और वो अग्नि क्या है, उसका जो प्रकृति है, नेचर है, वो ताप के रूप में दिखता है, हीट के रूप में प्रदर्शित होता है। तो हमारे शरीर में आग है। भोजन को पकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अग्नि का उपयोग करते हैं, चूल्हे पे रखते हैं भोजन को, फिर पकाते हैं, पकने के बाद फिर खाते हैं। हमारे शरीर में भी कई तरह की अग्नियां हैं, उसमें एक प्रमुख अग्नि जो है उसका नाम जठराग्नि कहा गया है। जठर अग्नि, जो जठर रस है, जिसको हम गैस्ट्रिक जूसेस बोल सकते हैं आधुनिक भाषा में, ये गैस्ट्रिक जूसेस जो है ये हमारे भोजन का परिपाक करता है, पाचन करता है, पचाता है, और ये पचे हुए भोजन को हमारा शरीर अपने उपयोग में लाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि बॉडी में आयुर्वेद के हिसाब से अग्नि है। अग्नि अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अग्नि तत्व में असंतुलन आ जाए, तो शरीर में इससे भी कई व्याधियां होती है, ऐसा आयुर्वेद कहते हैं। दाह या बर्निंग सेंसेशन या इस तरह की चीजें जो है होती है। तो सम दोषा समाग्नि च सम धातु मलक्रिय। धातु, शरीर में 7 प्रकार की धातुएं बताई गई है, जिसको हम आधुनिक विज्ञान में अगर तुलना करें तो उसको हम टिश्यूज से तुलना कर सकते हैं। टिश्यू मतलब ऊतक। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जो धातुएं होती है ये शरीर को धारण करता है, रिटेन करता है। शरीर का जो स्थूल पक्ष है वो रिटेन्ड है धातु के माध्यम से, जिसमें रस है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र, वीर्य, इस तरह से बताए गए हैं 7 धातु। तो ये धातु भी कहे गए हैं सम होनी चाहिए। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैंने बताया जो धातु आयुर्वेद के हैं वो 7 प्रकार के सप्त धातु बताए गए हैं। रस, इसकी सबसे प्राथमिक जो प्रकार है वो रस है। जो भोजन हम लोग करते हैं वो रस के रूप में हमारा शरीर में आता है। रस जो है ये एक दूसरे में परिवर्तित होती रहता है, कन्वर्ट होता है धातु। रस जो है ये रक्त में परिवर्तित होता है, रक्त जो है ये मांस में, मांस मेद में, मेद अस्थि में, अस्थि मज्जा में, मज्जा शुक्र में। इस तरह से आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है कि ये उत्तरोत्तर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहता है, और इसके परिवर्तन में इसका जो अल्टीमेट जो जो शुक्र है उसमें परिवर्तन होने में ऐसा आयुर्वेद का मानना है कि 40 डेज के आसपास लगता है, 40 दिन लग जाते हैं रस से शुक्र में परिवर्तित होने, ये सप्त धातु में अल्टीमेट जो धातु है उसमें परिवर्तित होने। तो ये 3 जो हमने आयुर्वेद के हिसाब से बताया है कि जो दोष है, धातु है, मल है, ये संतुलित हो, और प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, आत्मा, मन और इंद्रिय जिस व्यक्ति का प्रसन्न है वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो ऐसा वृहद परिभाषा आयुर्वेद में दिया गया। सर मेद क्या होता है? मेद होता है एक्चुअली जिसको आप वसा। आधुनिक विज्ञान की भाषा में वसा वसा कह सर। सकते हैं। फैट, फैट एडिपोज फैट है, या फैट टिश्यू है, लिपिड है, फैट है, ये सब इसको मेद कह सकते हैं। रस, तो रक्त, इससे मांस, मेद 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 सब जो क्या? हम्म। ओके। तो ये स्वास्थ्य की अवधारणा आपको मुझे लगता है बहुत हद तक कुछ समझ में आ गया होगा कि अलग अलग परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य को क्या परिभाषित, कैसे परिभाषित किया गया है। हठ योग जो है
वो हठ योग, वो तो मैंने महर्षि पतंजलि के परिप्रेक्ष्य में बताया। अगर हठ योग के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हठ योग में क्या है, प्राण है। मुख्य रूप से हठ योग का सिद्धांत प्राण पे काम करता है, प्राण का संचार, नाड़ी, प्राण, ये सब क्या है हठ योग में प्रमुखता से इन पे बल दिया गया है। हमारे शरीर में जो प्राण का संचार होता है, पंच प्राण बताए गए हैं और पंच उप प्राण बताए गए हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्रकार के प्राण वायु है जो हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को संचालित और नियमित करती है। और इसके सपोर्टिंग कुछ प्राणा बताए गए हैं, उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, हठ योग, देवदत्त, धनंजय, कूर्म, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, इस तरह से। तो ये जो प्राण है, ये प्राण अगर हमारे शरीर में नियमित रूप से प्रवाहित हो रहा है, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी हिंड्रेंस के, ऑब्स्ट्रैकल के, अगर ये शरीर में नियमित रूप से संचालित हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा। नाड़ी, जिस चैनल के थ्रू ये प्राण प्रवाहित होता है, ये नाड़ी, नाड़ी का भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर ये एनर्जी, जो प्रिंसिपल एनर्जी चैनल्स हैं, जो नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियों के बारे में जो है अवधारणा मिलती है हठ योग के ग्रंथों में। 72,000 ऑफ एनर्जी चैनल्स इन आवर बॉडी। इसमें से कुछ प्रमुख जो नाड़ियां हैं उसके बारे में बताया गया है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हैं। इसके अलावा भी कुहू, सरस्वती, इस तरह से आपने हठ योग के ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा। तो हठ योग के अनुसार जो नाड़ी शुद्ध, जिस व्यक्ति का नाड़ी शुद्ध हो, प्राण का संचार नियमित रूप से हो रहा हो बिना किसी व्यतिरेक का, जिसके चक्र जागृत हो, जो शरीर में चक्र बताए गए हैं सूक्ष्म शरीर में, हमारे योग के अनुसार शरीर जो है इसके 3 जो है इसके पक्ष बताए गए हैं। एक स्थूल शरीर है जिसको इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया जाता है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। इन तीनों शरीर, हमारा अस्तित्व क्या है, इन तीनों शरीर से बना है। स्थूल शरीर जो है वो क्रिया करता है, उसमें क्या है, स्थूल शरीर से हम कोई भी एक्शन करते हैं, तो एक्शन को इम्प्लीमेंट करता है। सूक्ष्म शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर हमारे विचार शरीर है, जिसमें आपके थॉट है, थिंकिंग है, परसेप्शन है, ये सब कॉग्निशन है, ये सब क्या है, सूक्ष्म शरीर का गुण है। सूक्ष्म शरीर से आप विचार करते हैं। और जो सबसे सूक्ष्म, उससे भी परे जो शरीर है उसको कारण शरीर कहा गया है, कॉजल बॉडी। फिजिकल बॉडी, सब्टल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी में क्या है, हमारी भाव शरीर है, ये हमारी भावना, जो भाव है, हम जो हमारा इमोशंस है, ये इमोशन प्रधान शरीर है हमारी। ऐसा योग में ऐसा अवधारणा, ऐसा माना जाता है कि हमारा जो विचार है, हमारी जो चिंतन है, ये किससे संचालित होती है, हमारी भावना से। नहीं, आप देखा होगा कि रामचरितमानस में कहा गया है, जिसकी रही भावना जैसी। तो ये जो भावना है, ये जो हमारा इमोशंस है, अगर हमारा निगेटिव इमोशंस होगा तो हमारे मन में कैसे विचार आएंगे, निगेटिव विचार आएंगे, निगेटिविटी होगी। अगर हमारी भावनाएं पॉजिटिव है, पवित्र है, सकारात्मक है, तो हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं और उन विचारों को हम अपने, जो हमारा स्थूल शरीर है उसके माध्यम से हम उसको व्यक्त करते हैं, अपने कर्म के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो भाव, विचार और कर्म, ये 3, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी भावना है, विचार है और कर्म है, ये 3 शरीर है। भाव शरीर जो जो आ, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और हमारे स्थूल शरीर है। उपनिषदों में इसको 5 भागों में विभाजित किया है, शीत बताए हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। उत्तरोत्तर जब कोई साधक योग की साधना करता है तो वो अपने इन शरीरों को शुद्ध करता है, जागृत करता है। ये अभी डोरमेंट स्टेज में है, इसकी जो शक्ति है, इसका जो सामर्थ्य है, इसकी अनुभूति अभी हम नहीं करते हैं। लेकिन जब हम
इसको जागृत करते हैं योग के माध्यम से, तो इसकी अनुभूति होती है। और साइकोलॉजी में उसी को एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस भी कहा जाता है, अतीन्द्रिय ज्ञान, ये सब चीजें जो है उपलब्ध होती है। तो ये मैंने यौगिक कॉन्टेस्ट में आपको बताया कि स्वास्थ्य किस तरह से जो है बृहद है। हमारे जो कोश है, पंच कोश है, 3 शरीर है, ये सब भी क्या है, हमारे स्वास्थ्य को ही प्रदर्शित करता है। हमारे प्राचीनतम ऋषियों ने स्वास्थ्य की कितनी बृहद परिभाषा दी है। तो हठयोग के अनुसार हमारे प्राण, हमारे जो नाड़ी है, हमारी जो चक्र है, चक्र की भी अवधारणा बताई गई है। सप्त चक्र जो है, मूलाधार है, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र, ये चक्र बताए गए हैं। ये एनर्जी के सेंटर्स बताए गए हैं शरीर में। ये स्थूल शरीर में इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर में इसका एग्जिस्टेंस है। और साधना के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से इन चक्रों की शक्ति की अनुभूति करते हैं। कुंडलिनी शक्ति है, आपने सुना होगा। ये कुंडलिनी शक्ति भी जब साधक साधना के माध्यम से जागरण करता है कुंडलिनी शक्ति का, तो क्या होता है, जो हमारे अस्तित्व में जितनी भी संभावनाएं हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज ह्यूमन बींग्स में नेचर ने इनबिल्ट किया है, हमारे आपके शरीर में प्रकृति ने जितनी भी ताकत, जितनी भी क्षमताएं, जितनी भी संभावनाएं दी है, वो सब संभावनाओं का अगर हम पावर हाउस कहें, सेंटर कहें, तो वो कुंडलिनी शक्ति है। और वो कुंडलिनी शक्ति का जागरण योग के माध्यम से किया जाता है। और जब वो जागृत होता है तो व्यक्ति, जो मनुष्य है, वो अपने समग्र रूप में, हॉलिस्टिक जो है, उसका परिप्रेक्ष्य में वो अपने आप को महसूस करता है, अपने आप को पाता है। ये हॉलिस्टिक अप्रोच है अपने हेल्थ का। तो ये योग में इस तरह की अवधारणा, समग्र स्वास्थ्य, इस तरह से समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा है। तो हम लोगों ने चर्चा अभी की है आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, और यौगिक परिप्रेक्ष्य में भी हमने स्वास्थ्य के बारे में विचार किया है, देखा है। तो इसके साथ साथ और भी ज्ञान विज्ञान के कई पक्ष हैं, उसमें भी स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप अगर देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोलॉजी है, जिसको आप ज्योतिष विज्ञान कहते हैं, ये भी हमारे भारत की एक प्राचीनतम ज्ञान विज्ञान है। इसमें भी स्वास्थ्य के बारे में कुछ चीजें बताई गई है कि जिस व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र अनुकूल है, वो कहते हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। और जिस व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र, जो प्लैनेट का कंडीशन है, ये अगर ठीक नहीं है, तो उसको व्याधिग्रस्त या रोगग्रस्त ऐसा मानते हैं, उसका कारण मानते हैं। तो ग्रह नक्षत्र को ठीक करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग उपाय बताते हैं। तो वो भी एक ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, उसमें भी अपने स्वास्थ्य के बारे में उनका अपना प्रिंसिपल है, अपना सिद्धांत है, उस सिद्धांत को वो लोग मानते हैं। अगर नेचुरोपैथी में जाएंगे, प्राकृतिक चिकित्सा में, तो प्राकृतिक चिकित्सा में भी ऐसा माना गया है, पंच तत्व को वो लोग ज्यादा महत्व देते हैं। पंच तत्व में जो पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये सब जो पंच तत्व है, इन पंच तत्वों में अगर बेहतर तालमेल है, अगर संतुलन है शरीर में, तो शरीर स्वस्थ है। पंच तत्व में किसी तत्व की कमी या अधिकता हो जाती है, तो इससे भी रोग व्याधि होते हैं। तो ये सारी चीजें, ये क्या है, स्वास्थ्य की अवधारणा, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में लिखना है, तो आप उसको इसी तरह से अलग अलग जो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ नॉलेज है, उन सिस्टम्स ऑफ नॉलेज में आप हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है वो आप बता सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इन द रिस्पेक्ट ऑफ योगा, इन द रिस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस, इन द रिस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदा, इन द रिस्पेक्ट ऑफ अदर साइंसेस, नेचुरोपैथी या जो भी है। तो ऐसे आप अपने एग्जाम में नोट्स बना के लिख सकते हो, जो हमने अभी बताया है। अब रोग के बारे में भी आपके सिलेबस में है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज,
ये तो अभी तक हमने स्वस्थ स्वास्थ्य को के बारे में चर्चा की है। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, रोग या आदि व्याधि की अवधारणा। रोग आप किसको कहोगे, किस क्या आपके आपका क्या मानना है रोग के बारे में, आप लोग कुछ बताइए। What do you understand or mean by the disease, disorders, disease? आप क्या सर समझते हैं रोग रोग से? रोग एक ऐसी स्थिति है एक मनुष्य की जिसमें वो उसकी दैनिक दिनचर्या का जो भी कार्य है वो पूरी तरह से प्रॉपर वे में नहीं कर पाता है। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? Sir, disease is illness or sickness. हम्म ठीक है, आपने उसको डिजीज को इलनेस सिकनेस बोला, ठीक है, गुड। चलिए, अगर आप वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग निकाले तो भी आपको इसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी। डिस डिस हम लोग बोलते हैं डिजीज, डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स, डिजीज, डिज, DIS प्लस EASE, डिस इज। जो इज है, इज मतलब क्या होता है, इज, EASE, इज, आसान इजी, हाँ आसान आसानी। जो आपके आपके शरीर की जो साम्य अवस्था है वो क्या है, ईज स्टेट है। ईज स्टेट बोलो बॉडी को, अगर आपका बॉडी हार्मोनी में है, साम्य अवस्था में है, आप रिलैक्स हैं, बॉडी डिजीजलेस है, तो क्या है, बॉडी ईज स्टेट में है, हार्मोनी स्टेट में है, दैट इज कॉल्ड द ईज स्टेट। अब उस ईज स्टेट में अगर कोई डिस कंडीशन क्रिएट हो जाए, कोई व्यतिरेक आ जाए, कुछ बाधा आ जाए, कुछ अवरोध आ जाए, दैट इज कॉल्ड द डिस इज, डिजीज, उसी से बना डिजीज। मतलब आपकी जो हेल्थ का जो स्टेट ऑफ इजनेस है या इज स्टेट है, वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या दे दिया, डिजीज, रोग। उसी तरह से ऑर्डर, ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना ये प्रॉपर ऑर्डर में है, मतलब सही क्रम में है। हमारे शरीर की सभी क्रियाएं, जितनी भी हमारे बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्शंस हैं, बॉडी है, वो अगर एक एक ऑर्डर में है, सही रूप से तालमेल के साथ काम कर रहा है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म है, सब कुछ है, तो क्या है, ऑर्डर स्टेट में है, राइट ऑर्डर में है। और उस डिस मीन्स उसमें कोई गड़बड़ी आ गई, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया बॉडी का, तो उसका नाम क्या हो गया, डिसऑर्डर, रोग। उसी को हम रोग, व्याधि, इलनेस, सफरिंग, कुछ भी। सो ये क्या है, ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है। मतलब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं बोलेंगे इसको, वर्ड, ये इसका लिटरल मीनिंग है। आपके ईज स्टेट डिस्टर्ब हो गया तो डिजीज, ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया तो डिसऑर्डर्स। अब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में रोग के कई कारण बताए गए हैं। देयर आर नंबर्स ऑफ factors which affects our health or is the are the causes of disease, behind the disease। रोग के पीछे कई कारण बताए गए। जैसे एक कारण हम आपको बताते हैं, जैसे कि एक एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, एनवायरमेंट कैसे हेल्थ को अफेक्ट करता है, जो आपका परिवेश है, आपका वातावरण है, वो आपके स्वास्थ्य पे कैसे प्रभाव डालता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इस पे इसको भी बताया गया है। इसमें जैसे परिवेश अगर शुद्ध है, साफ है, हाइजीनिक है, तो आपके स्वास्थ्य पे उसका प्रभाव अच्छा होगा। साफ सुथरा
आप देखेंगे, आप जिस वातावरण में रहते हैं, घर में, परिवेश में, या आपके आसपास का वातावरण अगर शुद्ध है, साफ है, स्वच्छ है, तो क्या होगा, आपके स्वास्थ्य पे उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। और वहीं पे अगर हमारा परिवेश शुद्ध नहीं है, नॉन हाइजेनिक है, अनहाइजेनिक है, साफ सफाई नहीं है, प्रदूषण है बहुत ज्यादा, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे होता है। इसके साथ साथ हमारी आर्थिक स्थिति जो है, ये भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में ये माना गया है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो आप क्या करेंगे, संतुलित आहार लेंगे, भोजन आपके जो है संतुलित होगा, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे अवेलेबल होंगे। और वो सब चीजें हम क्या करते हैं, आर्थिक स्थिति का मतलब, अगर उन सब चीजों को हम परचेज खरीद सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फल है, सब्जियां हैं, या और जो भी चीजें हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन होते हैं, तो ये भी मनी भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ऐसा माना गया है। पॉइजन्स एंड पैथोजेंस। पॉइजन्स एंड पैथोजेंस का मतलब है कि अगर हमारा परिवेश विषाक्त है, विषाक्त का मतलब है कि जहाँ पे जो तत्व हमारे स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभाव डालता है, वो उसको हम विषाक्त, टॉक्सिन्स, विष, पॉइजन बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं। फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग हो गया, खाद्य विषाक्तता। भोजन को ठीक से साफ सफाई नहीं करके वैसे खा लिया, तो उससे जो है क्या हो गई, शरीर में दस्त हो गया, उल्टी आ गई, बीमार हो गए। ये क्या है, खाद्य विषाक्तता है, फूड पॉइजनिंग है। क्यों हो गया, क्योंकि खाद्य पदार्थ में विषाक्त तत्व मौजूद थे। जैसे आजकल बारिश का मौसम है, आप देखोगे कि कोई भी चीज अगर आप ताजा नहीं खाते हैं और खुला छोड़ते हैं, तो उसमें फंगस आ जाता है, फफूंद आ जाते हैं, तो क्या होता है, और वो वाली चीज अगर खा लेंगे तो उससे शरीर में नुकसान हो सकता है, रोग हो सकती है, बीमारी हो सकता है। पैथोजेंस मतलब जो रोग कारक जीवाणु है, कीटाणु है, उसको पैथोजेंस कहा गया है। जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगस है, वर्म्स है, ये सब क्या है, पैथोजेंस है। पैथोजेंस मतलब डिजीज क्रिएटिंग फैक्टर, खास करके जो जीवित फैक्टर है, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, कृमि, वर्म्स, ये सब क्या है, ये सब रोग फैलाने वाले कारक हैं। तो पैथोजेंस ये भी कारण है। ऑक्यूपेशन को भी रोग का कारण माना जाता है, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब हमारा पेशा, हम जो काम करते हैं, जिस तरह का काम काज करते हैं, वो भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर किसी फैक्ट्री में काम करता है, और वो फैक्ट्री, वहां का प्लेस बहुत ही नॉइजी है, बहुत ज्यादा शोर होता है वहां, तो क्या होगा, उसका कान, हियरिंग एबिलिटी कम होती जाएगी धीरे धीरे। मतलब बहुत ज्यादा नॉइस होता है, बहुत ज्यादा वहां पे डस्टेशन है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, उसको लंग की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाएगी। जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज है वो होने की संभावना रहेगी, अगर वो प्रॉपर हाइजीन ऑप्ट नहीं करता है। तो ये चीज जो है, ये इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज, हमारा जो पेशा है, काम करने के जो तौर तरीके हैं, वो भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे हम अभी तनाव के बारे में बात कर रहे थे, कोई व्यक्ति है, उसको उसके कार्य प्लेस जो है, जो कार्य स्थल है, वहां पे उसको बहुत ज्यादा तनाव, स्ट्रेस होता है, वो प्लेस सूट नहीं करता है, या वहाँ के जो कलीग्स हैं वो उससे उसके सही रिलेशन नहीं है, तो उससे उसको स्ट्रेस होता है, उससे भी डिजीज होते हैं, हो सकते हैं। तो ऑक्यूपेशन, उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज बोलते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज में जैसे कोई सीमेंट की फैक्ट्री में काम करता है, सीमेंट का अगर डस्ट है, उसमें जो मास्क है, ये सब चीजें जो प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है, वो नहीं प्रॉपर यूज करते हैं। या और भी इस तरह का टोबैको फैक्ट्री होता है, जहाँ पे टोबैको को प्रोसेस किया जाता है, वहाँ पे उसके डस्ट होते हैं। जैसे कोल माइंस है, कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर होते हैं। ये इस तरह के लोगों को जो है ऑक्यूपेशनल डिजीज, कुछ डिजीजेस होने की संभावना रहती है। हालांकि उसके प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए कई चीजें ढूंढी, उपाय है। तो ये क्या है,
ऑक्यूपेशन हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। जो हमारा मौसम है, वेदर है, ये भी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हम लोग महसूस करते हैं बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है, आप देखेंगे समर सीजन में बहुत हीट है, बहुत गर्मी है, तो बीमारी रोग बढ़ जाता है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। जो भोजन है, आहार है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्वास्थ्य में। अगर हमारा आहार संतुलित है, स्वच्छ है, तो हमारे स्वास्थ्य पे इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। भोजन असंतुलित है, ठीक नहीं है, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा श्रीमद् भगवत गीता में आहार के तीन भागों में उसको बांटा गया है, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। तामसिक आहार के क्या क्या गुण होते हैं वो बहुत ही स्पष्ट बताए गए हैं श्रीमद् भगवत गीता में। शायद जो उसका अध्याय 16वां अध्याय है, वहां पे आप देखेंगे तो उसमें उसको बताया गया है। जो रस विहीन है, बासी है, पंजेंट है, ये सब जो है, ऐसे आहार को उन्होंने भगवान वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो कहा है तामसिक आहार। राजसिक आहार जो है अत्यधिक नमकीन, अत्यधिक मीठा, अत्यधिक मिर्च मसालेदार, ये सब चीजें, या और वो उसमें अलग तरह के शब्द का प्रयोग किया गया है। और सात्विक आहार जो है उसको उत्तम आहार माना गया है। उसी तरह से योग में आपने पढ़ा होगा मिताहार बताया गया है। मित आहार, फ्रेंडली डाइट। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए आहार से संबंधित अनुशासन बताए गए हैं। किस तरह का अनुशासन होना चाहिए आहार से संबंधित, तो वहां पे बताए गए हैं मिताहार करना चाहिए। मिताहार में कहा गया है कि जो आहार है उसके 3 पक्ष बताए गए हैं। आहार की गुणवत्ता, आहार की मात्रा, और आहार लेते समय हमारी मानसिक स्थिति कैसी है। आहार की मात्रा जो है बताया गया है चतुर्थांश विवर्जित। हमारे भूख का 1/4 या पेट का 1/4 हिस्सा खाली रखना चाहिए, ऐसा कहा गया है। चतुर्थांश विवर्जित, 1/4 जो है वो हमारे पेट का हिस्सा खाली रखना चाहिए। पेट को ठूस ठूस के नहीं भरना चाहिए, ओवर डाइट नहीं करना चाहिए, मना किया गया है। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उसको ओवर डाइट से बचना चाहिए। और सात्विक भोजन लेना चाहिए, ऐसी गुणवत्ता में कहा गया है सात्विक भोजन। और मनस्थिति कहा गया है कि कैसा होना चाहिए, तो उसमें कहा गया है भुज्यते शिव संप्रति, मतलब भोजन करने से पहले भोजन के कुछ अंश को अपने आराध्य को, भगवान को समर्पित करना चाहिए, अर्पित करके भोजन करना चाहिए। भोग जिसको हम बोलते हैं, भोग लगा के अपने जिसको भी, जहां भी आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, वहां पे उसको अर्पण करके फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। उससे क्या होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं भोजन से पहले, तो हमारी जो मन में जो तनाव है या जो कुछ भी अवांछित विचार है वो कम होते हैं। तो भोजन जो है वो रिलैक्स होके करना चाहिए, शांत वातावरण में, रिलैक्स वातावरण। अगर आप इस तरह से बताए गए हैं क्वालिटी, क्वांटिटी एंड स्टेट ऑफ माइंड, तो भोजन भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। स्ट्रेस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, तनाव किस तरह से प्रभावित करता है। सोशल सर्कमस्टेंसेस भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, सामाजिक वातावरण है, वो भी हमारे स्वास्थ्य को बहुत हद तक, मतलब कुछ हद तक प्रभावित करता है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की जो नीति है, नियम है, समाज की जो स्थिति है, अगर आप देखेंगे, आप कोलाहलपूर्ण वातावरण में अगर आप रहते हैं, जहाँ ऐसे वातावरण जहाँ पे लड़ाई झगड़ा, मार काट, दंगा फसाद ज्यादा होता है, ऐसे वातावरण हमारे स्वास्थ्य को, हम हमेशा डरे सहमे रहते हैं, डर होता है, या इस तरह से जो है हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। ऐसे समाज जहाँ पे शांति है, सद्भावना है, एक दूसरे के साथ सब लोग हिल मिल के रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, ऐसे समाज
जो है वो आपके स्वास्थ्य पे अनुकूल प्रभाव डालता है। तो जो सोशल सर्कमस्टांसेस है ये भी हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है। तो ये सारे तत्व है, ये जो हमने अभी बताया आपको कि ये फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपकी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसमें हमने बताया ये हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है, हाइजीन है, पैथोजेंस एंड पॉइजन्स है, ऑक्यूपेशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, डाइट है, स्ट्रेस है, सोशल सर्कमस्टांसेस है, ये सब अफेक्ट करता है हमारी स्वास्थ्य को। तो रोग, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में रोग के कई प्रकार बताए गए हैं, कई कैटेगरीज किए गए हैं कि इस तरह का डिजीज है। जैसे हम आपको बताते हैं कुछ, जैसे पॉइजनिंग से होने वाले रोग, शरीर में विषाक्तता बढ़ जाती है, उससे जो रोग होते हैं उसको भी इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता अगर कमजोर हो जाती है तो उससे भी कई तरह के रोग होते हैं। एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर जो है उसकी वजह से डिजीज होती है। इन्फेक्शियस डिजीजेज होते हैं, इन जिसको हम संक्रामक रोग बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग कुछ वर्ष पहले हम लोग इस विभीषिका को झेल चुके हैं, कोरोना महामारी। ऑन्कोलॉजी जिसमें कि कैंसरस डिजीजेज को रखा गया है। साइकियाट्री है, मानसिक रोग है। इम्यूनो डेफिशिएंसी जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेज होते हैं। उसी तरह से मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, मेटाबॉलिज्म में कोई हमारी जो शरीर की चयापचय क्रिया है वो असंतुलित हो जाती है, उसकी वजह से भी रोग होता है। किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीजेज होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है, ये कैटेगरीज है जो हमारी जो हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित रोग है। रेस्पिरेटरी डिजीज जो कल हम लोगों ने बात करी थी, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग। एंडोक्राइनल डिजीज, अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन से संबंधित रोग। एलिमेंट्री ट्रैक्ट और पैंक्रियाटिक डिजीज जो हमारे पाचन संबंधी रोग है। लीवर, उसमें लीवर डिजीज भी आ जाते हैं। ब्लड डिसऑर्डर्स है, मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर्स, हड्डी और मांसपेशी से संबंधित रोग। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेज है। स्किन डिजीजेज है। ये सारे कैटेगरीज बताए गए हैं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान। आयुर्वेद में भी रोग के बारे में बताया गया है। उसमें आयुर्वेद में रोग की परिभाषा बताया गया है, रोगस्य दोष वैषम्यम, ऐसा बताया गया है। रोग क्या है? दोष की विषमता ही रोग है। जो दोष हमने बताया था, वात पित्त कफ, इसकी विषम हो जाना, इम्बैलेंस हो जाना, इसको वहां पे रोग के नाम से बताया है। और रोग की अलग अलग चिकित्साएं भी बताई गई है, अलग अलग रोगों की आयुर्वेद में। तो इस तरह से योग की अवधारणा, रोग की अवधारणा अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग ज्ञान विज्ञान की पद्धतियों में अलग अलग बताई गई है। आप अगर पातंजल योग सूत्र में देखेंगे तो वहां भी आदि व्याधि का कॉन्सेप्ट है। आदि व्याधि का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो एक तरह से क्या है, योग मार्ग में बाधक तत्व के रूप में बताए गए हैं, जो बाधा उत्पन्न करता है। जब हम योग का अभ्यास करते हैं, योगाभ्यासियों के लिए एक तरह से बाधक तत्व है, रुकावट है, अवरोध है, विक्षेप है एक तरह से। तो हठ योग के ग्रंथों में भी कुछ रोग के बारे में आप लास्ट चैप्टर में हठ प्रदीपिका में देखेंगे, तो कुछ रोग जो योग सही तरीके से, सही परिप्रेक्ष्य में अगर हम नहीं करते हैं तो हठ योग का अभ्यास, तो उससे भी कुछ जो है शारीरिक या कुछ जो रोग उत्पन्न होने की संभावना बताई गई है, और उसका निदान भी बताया गया है, उसको कैसे ठीक करेंगे, ये सब चीजें बताई गई है। तो आज हम लोगों ने कुल मिला के अपने लास्ट जो 5 मुझे टॉपिक दिया गया था, उस लास्ट टॉपिक पे हम लोगों ने आज विचार किया, बात की, उसको डिस्कस किया, और कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ एंड डिजीज पे बात किया।
यदि आप को इस विषय में कुछ विचार रखने हैं, कुछ बोलना है, कुछ क्वेरीज है तो आप रखिए। सर, एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर, जो आपने वात पित्त और कफ दोष के बारे में बताया था सर, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देंगे सर? इंग्लिश में एक्चुअली क्या है, देखो ये आयुर्वेदिक टर्म है, आयुर्वेदिक टर्म्स है, इसका एग्जैक्ट इंग्लिश जो है वो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इसको हम इंग्लिश में समझ सकते हैं। जैसे हमने वात के बारे में बताया, ये क्या है, इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल बॉडी। ये जो वात पित्त कफ है, जो दोष है, ये हमारे शरीर का एक तरह से महत्वपूर्ण अवयव है। और ये अवयव, ये जो कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स अगर बैलेंस स्टेज में है तो हमारा हेल्थ, हम हेल्दी होंगे, बॉडी हेल्दी होगा। अगर ये डिसबैलेंस हो गया है, इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंसेस क्रिएट हो गया इसमें, तो ये डिजीज का कंडीशन माना जाता है। वात का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि वात जो है ये गतिशील होता है, डायनेमिक। बॉडी में, हमारी बॉडी में आप देखोगे कई चीज है जो मूव कर रहा है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट करता है, आप खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर ब्लड में जाता है, हार्मोन्स को भी हमारा ब्लड ही कैरी करता है, सर्कुलेट करता है। तो ये जो जो कुछ भी डायनेमिक हमारी बॉडी में डायनेमिज्म है, जो मूवमेंट चल रहा है, उसके पीछे वात तत्व ही बताया गया है। उसको इन्फ्लुएंस करने वाले जो कारक है, जो कंपोनेंट्स है, वो क्या है, वात, फोर्स है। पित्त जो है वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म, अगर पित्त पित्त सबल है और संतुलित है तो आपकी पाचन, आप पाचन के साथ साथ जो चयापचय क्रिया है, जो डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, उसमें एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म या एसिमिलेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्सॉर्प्शन, ये सब प्रॉपर होगा पित्त की वजह से। जो पित्त है ये संपूर्ण शरीर में विद्यमान होता है। पित्त ये पूरे बॉडी में, एंटायर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट इसके पित्त के जो है वात पित्त, और तीसरा जो है कफ। कफ जो है ये वाटरी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो बॉडी में वाटरी फ्लूइड सब्सटेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है कफ। और ये आपकी बॉडी का जो फिजिकल मास है, उस मास को भी ये कंट्रीब्यूट करता है, कफ तत्व। तो अगर कफ की मात्रा बढ़ जाए, कफ अगर डोमिनेट करने लगे तो बॉडी में इसकी वजह से डिजीज होती है। जैसे ओबेसिटी को, आयुर्वेद के अनुसार ओबेसिटी को क्या कहा जाता है, मोटापा को कफ प्रधान रोग, कफ की मात्रा बढ़ गई है, ऐसा मानते हैं वो लोग। तो ये इस तरह से इसको आप समझ सकते हो। थैंक यू सर।